दोस्तों नमस्कार। जनचौक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र मिश्र। मीलाड, अब आपको मीलाड कहा भी जाए या नहीं, इसको लेकर मेरे मन में असमंजस के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, क्योंकि आपने जो कहा है वह कम से कम कोई मीलाड तो नहीं कह सकता है। और आप तो मीलाडों के भी मीलाड हैं, देश के चीफ जस्टिस हैं। इससे आगे बढ़कर आप संविधान के कस्टोडियन हैं। आप पूरी सरकार और व्यवस्था को भी अनुशासित करने की क्षमता रखते हैं। इन सब दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते तो लोगों को बहुत अच्छा लगता और लोग प्रशंसा भी करते, लेकिन आपने तो उसका बिल्कुल उल्टा काम कर दिया। पूरे बेरोजगारों की एक जमात को न केवल परजीवी करार दे दिया, बल्कि उसकी काकरोच से तुलना कर डाली। मिलाड, एक बार की सोचिए, क्या कोई पिता अपने बेटे को ऐसा कह सकता है? अगर उसने अपने बच्चे के उचित पालन पोषण की व्यवस्था नहीं की, अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं, उसे इस लायक नहीं बनाया कि वह कुछ कर सके, क्या उसे अपने बच्चे को ऐसा कहने का अधिकार है? आप तो इस पूरी व्यवस्था के पिता हैं। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, वह सरकार के स्तर पर हो या फिर विधायिका या कि कार्यपालिका के स्तर पर, सबके प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। संविधान के इस रास्ते पूरी जनता के प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। आखिर किसने इस देश में बेरोजगारी पैदा की है? कौन उन्हें परजीवी बनाए हुए है? पिछले 10 सालों में 100 से ज्यादा बार पेपर लीक हुए। कितने बच्चों का भविष्य चौपट हो गया? कितनों ने आत्महत्या कर ली? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार था? अभी जब 2 दिनों पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट का रुख उस पर क्या था? जनाब, अगर आपको वो कुछ पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार हैं और मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनने का जज्बा रखते हैं, वो आपको काकरोच दिखते हैं, तो जो युवा इनके नीचे छोटे शहरों और कस्बों में बेरोजगार बनकर घूम रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है और माँ बाप के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं, और इससे आगे बढ़कर एक प्रक्रिया में उस बोझ को संभाल ना सकने की स्थिति में जाने कितने डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, कितनों को नशे की लत लग जा रही है और कितने आत्महत्या कर ले रहे हैं, और हर तरीके से अपमानजनक जीवन उनकी नियत बनती जा रही है। इनको आप क्या नाम देंगे? आखिर इनकी इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? कम से कम वो माँ बाप तो नहीं है जिन्होंने उनको पैदा किया है, बल्कि शुद्ध रूप से यह व्यवस्था है जिसने चंद लोगों के मुनाफे के लिए लोगों को चक्की के पाटों के बीच पीस रखा है, जिसने एक ऐसी व्यवस्था पैदा की है जिसमें केवल 15-20% को ही सारे संसाधन मिलते हैं, बाकी सबको उनके रहमो करम पर जीना था। एक दौर तक यह तो बर्दाश्त के भीतर था, लेकिन पिछले 12 सालों में इसने सारी सीमाएं पार कर दी, जिसमें खुले तौर पर जनता को लूटा जा रहा है और ऊपर के लोगों को मालामाल किया जा रहा है। मिलाड, क्या आपने कभी सरकार से पूछा कि आखिर कुछ कारपोरेट घरानों के 16 लाख करोड़ रुपए के बैंक कर्जे क्यों माफ कर दिए गए, जबकि 80 करोड़ लोगों को कटोरा देकर लाइन में खड़ा कर दिया गया है और हर 3-4 साल में उन्हें किसी न किसी कतार में खड़ा होना होता है? इसमें पेट्रोल और गैस सिलेंडर की बारी है और समय आगे बढ़ने के साथ ही उनको मिले स्कूल, अस्पताल और तमाम सरकारी सुविधाएं उनके हाथों से छीने जा रहे हैं। आलम यह है कि पहले से ही व्यवस्था के हाशिए पर खड़े लोगों को अब नॉन एंटिटी में बदलने की कोशिश हो रही है, जो एक चीज अभी तक उनकी अपनी थी और इसका प्रयोग वो बगैर किसी प्रभाव के कर सकते थे।
वह था सरकार को चुनने का अधिकार। आपकी आंखों के नीचे ही नहीं बल्कि आपकी पूरी इजाजत से वह भी उनसे छीन लिया गया। अब देश में जनता सरकार नहीं चुनती है, बल्कि सरकार उस जनता का चुनाव करती है जिससे अपने ऊपर मुहर लगवानी होती है। कम से कम देश का संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन संविधान के संरक्षक होने के बावजूद आपने इसकी इजाजत दी। इसी बंगाल के चुनाव में 27 लाख लोग आपकी कलम से वोट से वंचित कर दिए गए और आपने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, अगली बार वोट दे दीजिएगा, क्योंकि इस बार वोट देने वाली जनता के चुनाव में आप शामिल नहीं हैं। देखते देखते आपने देश में हिटलरी व्यवस्था खड़ी कर दी। एक ऐसी व्यवस्था को सभ्य और लोकतांत्रिक घोषित कर दिया गया जो ऊपर से लेकर नीचे तक नफरत और घृणा पर आधारित है। हर तरीके से उसे न केवल मान्यता प्राप्त है कि हर तरह के पतन की वह स्रोत के साथ ही उसका वाहक हो गई है। शायद उसी की परिणत आपकी इस भाषा में भी दिख रही है, वरना देश का चीफ जस्टिस इस भाषा में कम से कम बात नहीं कर और कम से कम अपने ही नागरिकों को इस तरह से गाली नहीं देता। एक दौर में यही काम मौजूदा सत्ता के मुखिया ने इस हिस्से को आंदोलन जीवी कहकर किया था। अब आपने कॉकरोच और परजीवी कहकर उस पर मुहर लगा दी है। इस तरह से व्यवस्था के भीतर किसी तरह का अंतर्विरोध नहीं रहा, या कहकर आपने साबित कर दिया है और सब एक दूसरे के पूरक। जेल में बंद तमाम आंदोलनकारियों को जमानत क्यों नहीं मिल रही है, इस तमगे के साथ आपने उसका जवाब दे दिया है। बावजूद इसके आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज का एक डिस्कोर्स होता है, उसकी अपनी एक भाषा होती है। ऐसे दौर में जबकि लंपट तत्व सत्ता के केंद्र में है और अपराध उसका अभिन्न हिस्सा हो गया है, हिंसा के बगैर समाज 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, संकट इस स्तर का है कि हर शख्स डिप्रेशन का शिकार है, जिसका नतीजा घृणा और नफरत के अलग अलग रूपों में सामने आ रहा है, और समाज है कि वह डिस्कोर्स के सबसे निचले स्तर पर खड़ा हो गया है। ऐसे में सभ्यता, समाज और व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे किसी शख्स के मुंह से जाहिल समाज की सबसे पतित भाषा का इस्तेमाल किया जाना अक्षम्य है। समाज के होने वाले इसके नुकसान का किसी के लिए आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने लिए ना सही, देश और समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए यह जरूरी हो जाता है कि अपने कहे शब्दों को आप वापस लें और अगर संभव हो सके तो उसके लिए माफ़ी भी मांगें और देश के सामने यह बताने की कोशिश करें कि वह किसी सामान्य स्थिति में नहीं निकला था, बल्कि हर तरीके से एक विपरीत और अपवादजनक परिस्थिति की उपज था। हालांकि मैं उस डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता जो इन शब्दों के निकलने की पृष्ठभूमि है, क्योंकि उसमें अगर गया तो फिर आपके लिए उस कुर्सी पर बैठ पाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यह भी बात सही है कि कॉलेजियम ने यह सब कुछ जानते हुए आपकी नियुक्ति को हरी झंडी दी थी। दोस्तों, आपने पूरा प्रोग्राम सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जनचौक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई टिप्पणी है और कोई सुझाव तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हम तक पहुंच जाएगा। एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।